हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यू हो रही है वापस इतिहास के ऊपर। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था महाराणा लाखा के बारे में, और उससे पहले वाली जो क्लास थी महाराणा हमीर की थी। लेकिन हमने पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासें थोड़ी आगे पीछे हो गई है। नहीं तो हमारे जो मोकल के बाद इससे पहले वाली जो क्लास है वो महाराणा लाखा वाली है। तो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे महाराणा मोकल के बारे में। मैंने अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करेंगे कि भाई थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन हो जाए तो चीज़ें वापस जुड़ जाती है। जैसे कि अगर मैं इससे पहले वाली क्लास से जोड़ना शुरू करूँगा तो ये वाला आपके वापस दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये वहाँ से शुरू हो रहा है। तो इससे पहले वाली जो क्लास हमारी बेसिकली जो क्लास हमने पढ़ी थी वो महाराणा लाखा के बारे में पढ़ी थी। और महाराणा लाखा के बारे में मैंने आपको बताया था, 4 बातें बताई थी कि एक तो हमने जावर के बारे में बात की थी कि महाराणा लाखा के समय में जावर जो कि एक उदयपुर में अपने सिल्वर माइंस है वहाँ से चांदी निकलना प्रारंभ हो गया था महाराणा लाखा के समय। फिर मैंने आपको बताया था पिछोला झील कि महाराणा लाखा के समय कोई पिछोली गांव है उदयपुर में, और वहाँ पर किसी बंजारे ने एक झील का निर्माण करवाया था, जो उस झील का नाम पिछोला झील है। ये महाराणा लाखा के समय बनी थी। तीसरा हमने पढ़ा था महाराणा लाखा के बारे में, कुंभाहारा वाली कहानी पढ़ी थी कि महाराणा लाखा का विवाह कोई बूंदी में हुआ था, और कुंभाजी अपनी हारी रानी के किसी बात से थोड़ा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बूंदी को गिराना चाहा, इसलिए फिर नकली बूंदी का इंतजाम किया गया। और उस नकली बूंदी को गिराने के लिए भी वहाँ पर कोई कुंभाजी का अपने बूंदी का कोई छोटा 12-13 साल का लड़का था जिसका नाम कुंभाहारा था, और वो वहाँ पर नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। फिर अपने इम्पोर्टेंट जो बात थी वो थी हंसाबाई की। हंसाबाई कौन थी? तो मैंने बताया था कि मारवाड़ में राजा था चुंडा, मेवाड़ में राजा था लाखा। चुंडा के 2 पुत्र और पुत्री थे। एक पुत्र का नाम था रणमल राठौड़ और पुत्री का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए राव चुंडा ने मेवाड़ में ऐसे निमंत्रण भेजा कि भाई हमारी पुत्री से विवाह किया जाए आपके राजकुमार चुंडा के साथ। मेवाड़ का जो राजकुमार था उसका नाम था चुंडा और मारवाड़ के राजा का नाम था चुंडा। अब रिश्ता लेकर आते हैं, कहानी कहती है कि रिश्ता लेकर वो आते हैं, लेकिन किसी बात की वजह से ये विवाह होना तो राजकुमार चुंडा के साथ था, लेकिन हो किसके साथ जाता है? महाराणा लाखा के साथ। अब महाराणा लाखा के साथ जब ये विवाह होता है उससे पहले राजकुमार चुंडा एक भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि वो कभी भी मेवाड़ के राजा नहीं बनेंगे और मेवाड़ का राजा हंसाबाई का होने वाला पुत्र बनेगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। जिस प्रकार महाराणा अपने महाभारत में भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा और मैं तो आजीवन विवाह नहीं करूंगा, लेकिन इधर चुंडा जी ने विवाह वाला कोई अपने वचन नहीं दिया था। विवाह तो उन्होंने किया था लेकिन राजा नहीं बनने वाला उन्होंने वचन दिया था, इसलिए उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। दूसरा ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें जो कहानी एग्जैक्टली वो है कि भाई उन्होंने प्रतिज्ञा ये ली थी कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा और मेवाड़ का अगला राजा लाखा जी का या हंसा जी से होने वाला पुत्र बनेगा। कहानी में हमने आगे बढ़ा कि हंसाबाई के एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था मोकल। और अब लाखा जी एक तो वृद्ध अवस्था में शादी की थी डोकरे ने, तो अब जब मोकल पैदा हुआ, मोकल छोटा था और उस समय ही लाखा जी देवलोक गमन हो गए लाखा जी का। तो अब एक तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने की, अगर कोई राजकुमार छोटा है और वो राजा बन गया है, उसको राजगद्दी पर बिठा दिया है, तो सीधा सीधा सा ये होता था कि अब उसको क्या चाहिए? संरक्षक, जो उसका काम संभाले राजपाट का, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं राजा के, तो सारे ही काम तो कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन अब राजा छोटा है तो नहीं संभाल पाएगा ना, इसलिए राजा के बाकी वाले जितने भी काम है कि गद्दी पर वो बैठा है लेकिन बाकी सारे काम कौन करेगा? तो उनका एक संरक्षक होता है जो उस व्यवस्था को चलाता है। जब तक राजा बड़ा हो जाता है, सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लेता है, तब तक संरक्षक बनाया जाता है। तो हम अब यहाँ से जो हम मोकल के बारे में पढ़ेंगे, अब मोकल का संरक्षक कौन बनेगा, मोकल ने क्या क्या किया, वो सारी कहानी पढ़ेंगे। तो ये हमने रिवीजन कर लिया, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे मेरे हिसाब से, और हमारी पिछली पूरी क्लास का रिवीजन हो गया। आप भी प्रयास किया करो कि जो हम पढ़ते हैं उसका एक बार वापस रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। महाराणा मोकल के बारे में हम बात करें तो सीधा 2-3 फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको याद होने चाहिए कि भाई महाराणा मोकल के पिता, तो हम
अभी जिसके बात कर रहे थे महाराणा लाखा डोकरा था, डोकरा अवस्था में ही मोगल जी पैदा हुए थे। माता वही राठौड़ रानी हंसाबाई। फिर इनका संरक्षक, अब वो संरक्षक की छोटी अवस्था में राजा बन रहे थे, इनके संरक्षक कौन बनेगा? तो जो भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा है वो ये कह रहा है, कौन? राजकुमार चुंडा, कि मैं मेवाड़ का राजा तो नहीं बनूंगा, लेकिन मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? हंसाबाई से होने वाला पुत्र। हंसाबाई से होने वाला पुत्र कौन है? मोकल। मोकल जब राजा बन रहा है छोटी अवस्था में, तो उसने ये भी कहा था कि मैं मतलब जो अपने मेवाड़ के राजा होंगे उनकी हमेशा सहायता करूंगा, उनके किसी भी सहायता के लिए किसी भी स्थिति में मैं हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। तो अब मोकल छोटा है, मोकल का संरक्षक बनना चाहिए, तो मोकल का प्रथम संरक्षक बनता है चुंडा। तो आप पहले तो लिखवा देता हूं अगर थोड़ा याद रहे तो, कि भाई पिता लिख लेते हैं पहले, कि मोगल के पिता कौन है? तो पिता वही महाराणा लाखा, महाराणा लाखा। मेरी क्या थोड़ी बोर्ड पर, क्या मेरे से तो कॉपी में भी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन बोर्ड पे भी अच्छी नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें याद रख लेना थोड़ा। महाराणा लाखा, इनकी माता का नाम है इनके हंसाबाई, मैंने बोला था। फिर सबसे बड़ा ये कि इनका संरक्षक कौन है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्रथम संरक्षक या गार्जियन बोलते हैं, इंग्लिश में गार्जियन ही बोलते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, गार्जियन, पेट्रन। प्रथम संरक्षक कौन है? जब ये छोटी अवस्था में थे तो संरक्षक चाहिए, तो संरक्षक जो है इनका प्रथम वो है चुंडा। अब ये चुंडा वो नहीं जो हंसाबाई के पिता, ये मेवाड़ के चुंडा, राजकुमार चुंडा जो थे ना, वो चुंडा जी है। तो ये इनके प्रथम संरक्षक बन गए। अब कहते हैं कि जब ये संरक्षक बन गए, संरक्षक का काम क्या है कि राजकुमार जब छोटा है तो उसको संभाले, उसके सारे काम संभाले, उसको अलग अलग शिक्षाएं दे, उनकी परीक्षाएं ले, उसे एक राजा बनने योग्य बनाया जाए। ये बड़े थे, इन्होंने इनकी मतलब मोकल की सारी परीक्षाएं लेना शुरू किया। इनने कुल मिला के एक व्यवस्था को, एक राजा को एक व्यवस्थित राजा बनने लायक प्रयास करना शुरू किया। लेकिन माता है मोकल की कौन? हंसाबाई। और हंसाबाई को लगे कि यार ये जो चुंडा है ना, ये कहीं उस समय तो इसने जोश जोश में कसम खा ली कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, लेकिन अब तो लाखा जी भी चल दिए, अब कहीं इसके अपने चुंडा के मन में ऐसा आ जाए कि यार राजा बनने के योग्य तो मैं हूँ। उस टाइम की कसम गई तो गई, अभी मैं चाहूँ तो राजा बन सकता हूँ, मेरे सामने मोकल छोटा भी है, मैं कभी भी इसको मार सकता हूँ, तो कहीं ये मोकल को मार ना दे। दूसरा ये कि चुंडा जो था वो मोकल की ऐसे परीक्षाएं लेता था, कठिन परीक्षाएं, कि भाई राजा को कठिन परीक्षाएं देनी ही पड़ती है। तो कोई धनुर्विद्या सिखा रहा है, घुड़सवारी सिखा रहा है, ऐसा जब करता था तो हंसाबाई देखती थी कि उसे लगता था हंसाबाई को कि यार मेरे पुत्र की जानबूझकर कठिन परीक्षा ली जा रही है, मेरे पुत्र को जानबूझकर किसी भी परीक्षा में पास नहीं किया जा रहा है, या सीधा सीधा कहें कि उसकी जानबूझकर कठिन परीक्षा ली जा रही है और उसके बाद उसको उस परीक्षा में फेल होने के बाद उसको दंड दिया जा रहा है। तो उसे लगता था कि चुंडा है ना अपना रोब जमाता है मेरे बेटे पर, कि भाई भले तू राजा है लेकिन तेरा सारा काम कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे पुत्र पर रोब जमाता है। हंसाबाई को जब ऐसा लगा तो उसने चुंडा जी को बुलाया और चुंडा जी को कहा कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे बेटे के साथ, आप जानबूझकर ऐसी कठिन परीक्षाएं ले रहे हो, आप जबरदस्ती आप रोब जमाते हो मेरे बेटे पर। आपने उस समय भले ही ऐसे जोश जोश में कसम खा ली थी, लेकिन आज मेरे को लगता है कि आपके मन में अभी भी राजा बनने का एक चिंगारी है, कि आप चाहते हो कि राजा मैं ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय तो लाखा जी थे, अब लाखा जी भी नहीं है। तो चुंडा जी ने कहा कि यार आपको ऐसा लगता है तो मैं मेवाड़ ही छोड़ देता हूँ। तो चुंडा जी यहाँ से इस बात से नाराज होकर चले जाते हैं कि भाई उनके ऊपर शक किया जाता है, आशंका की जाती है। तो चुंडा जी यहाँ से मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ से मेवाड़ से मालवा की तरफ जाते हैं। मालवा हुई मध्य प्रदेश, मालवा की तरफ जाते हैं। मालवा में उस समय कोई सुल्तान हुआ करता था, होशंग शाह। मालवा का सुल्तान हुआ करता था होशंग शाह, होशंग शाह। और होशंग शाह के पास जाकर चुंडा जी शरण ले लेते हैं और इधर ही कोई नौकरी वोकरी करने लग जाते हैं। होशंग शाह के यहाँ पर ही कोई छोटा मोटा जागीर वागीर मिल जाती है, उधर ही उनके सेनापति वनापति का काम करने लग जाते हैं।
अब जब चुंडा जी चले गए यहाँ से मालवा होशंग शाह के पास, अब हंसाबाई को लगे कि यार वास्तव में तो संभाल कौन रहे थे, चुंडा जी थे। मोकल की वास्तव में संरक्षक कौन बन रहा था, तो चुंडा जी। अब जब चुंडा जी चले गए तो यार पुत्र तो अकेला हो गया। अभी उस समय कुछ भी था लेकिन चुंडा जी साथ में तो थे ना भाई, सिखा तो रहे थे ना। अब तो ना तो कोई सिखाने वाला, ना कोई सहायता करने वाला। कल को राजा राज्य में से ही किसी को मतलब राजा बनने का सोचा और वो मेरे पुत्र पर हमला कर दे, तो मैं अकेले तो कैसे ही बचा सकती हूँ। तो यार सच में ये बड़ा नहीं हुआ है। तो अब उसको लगे कि यार चुंडा जी को जाना नहीं चाहिए था, यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो वापस चुंडा जी को नहीं बुलाती, तो अब उसको वापस याद आता है कि अभी मेरे पुत्र को संरक्षक की जरूरत है। तो अब उसको याद आता है अपना भाई। कहानी को मैं थोड़ा सा वापस रिवाइंड करूंगा, आप यहां तक याद रखना कि उन्हें उनका भाई याद आता है। भाई कौन? रणमल राठौड़। मैंने आपको बताया था कि भाई मेवाड़ में, हम यहाँ पर एक छोटा सा वापस मैप बनाते हैं कि भाई मेवाड़ में राजा कौन था? लाखाजी। ये मेवाड़ में राजा है। मारवाड़ में राजा कौन है? रावचुंडा। ये है मारवाड़ में। लाखाजी के पुत्र का नाम है चुंडा। अब सीधा सीधा मैं कहूं कि भाई मेवाड़ का राजकुमार का नाम है चुंडा। मारवाड़ में जो राजा है उसका नाम चुंडा है। उसके एक पुत्री है जिसका नाम है हंसाबाई, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है रणमल राठौड़, रणमल जी। हंसाबाई को, अब मैं वापस कहानी पर आता हूं कि हंसाबाई को चुंडा जी के जाने के बाद किसकी जरूरत पड़ी? रणमल राठौड़ की। रणमल राठौड़ उधर मेवाड़ में, मारवाड़ में वैसे ही बैठे हैं। कहते हैं कि जो चुंडा जी थे ना, एक राजा की कई सारी रानियां हो सकती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये दोनों तो भाई बहन थे ही साथ, सगे, कि हंसाबाई और रणमल तो सगे भाई बहन है। लेकिन राव चुंडा जी के एक और कोई रानी थी जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव था रावचुंडा पर, कि रानी का कोई प्रभाव था। और उसके एक पुत्र था कान्हा। चुंडा जी के एक और पुत्र है जिसका नाम है कान्हा। और चुंडा जी ने मरने से पहले मारवाड़ का जो राजा बनाया वो किसको बना दिया? कान्हा को बना दिया। कान्हा नाम का राजा है, उसको बना दिया ये राजा। रणमल जी फिर बैठे ही रह गए, जबकि रणमल जी योग्य राजा थे। रणमल जी शक्तिशाली, योग्य और सबसे बड़े पुत्र थे। तो वैसे तो बनना इनको चाहिए था, लेकिन बन कौन गया? कान्हा। अब होता क्या है कि आपने पहले सब लोगों ने लगभग सुना ही होगा कि भाई, हमने वो मिर्जापुर का एक डायलॉग सुना है कि भाई योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता का अगर परिणाम न मिले तब दर्द होता है। तो रणमल जी के साथ में ये दर्द हो रहा था उस समय। अब कान्हा जब राजा बन गया, ये इधर फ्री बैठे हैं और हंसाबाई को जरूरत है यहाँ पर किसके लिए? मोकल के लिए, संरक्षक के लिए। तो यहां तक कि आपकी कहानी अगर समझ में आ गई हो कि भाई मोकल के लिए जरूरत है रणमल की, किसको? हंसाबाई को। हंसाबाई मैसेज करती है अपने भाई को कि यार भैया, आप उधर वैसे भी फ्री बैठे हो और उधर कुछ काम है नहीं, इधर आ जाओ, थोड़ा मेवाड़ में हमारी सहायता कर दो। रणमल भी आ जाता है कि यार बहन की सहायता करनी है, तो आ ही जाता है। वो आता है और इधर वो संरक्षक बनता है किसका? मोगल का। अब मोगल का संरक्षक नंबर कौन सा बनेगा? दूसरा नंबर। प्रथम संरक्षक कौन है? आप ये याद रखना, मैंने प्रथम संरक्षक लिखा है रावचुंडा। यहां मैं मिटा देता हूं, ये केवल समझाने के लिए था कि आपके चीजें दिमाग में रहेगी। मारवाड़ का राजा, मेवाड़ का राजा कौन है? अब मोगल का सेकंड संरक्षक, प्रथम संरक्षक ये था, दूसरा संरक्षक कौन है? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। अब रणमल राठौड़ जब यहां पर आया, उस समय भी मोकल छोटा ही था। मोकल जी ने अपने रणमल जी से बहुत सारी शिक्षाएं ली। रणमल जी ने लगभग इधर पूरी व्यवस्थित कर दिया था। 2-3 साल यहाँ पर रुके होंगे और उन्होंने सारी व्यवस्था की। तब तक मोकल भी बड़ा हो गया और कुल मिला के एक राजा को उसके योग्य राजा बना दिया। अब रणमल जी कहते हैं कि मैं
जाना चाहता हूँ। इजाजत लेते हैं अपने हंसा भाई से कि बहन अब मैंने इधर तुम्हारे मोकल भी बड़ा हो गया है और अब ये राजा बन गया और राजा राज्य अपना संभाल भी लेगा। तो हंसा भाई कहते हैं कि ठीक है, अब आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। रणमल जी जाते समय, रणमल जी जब इधर आ गए, 2-3 साल हो गए इधर आ गए, तब मारवाड़ में राजा कौन था? रणमल जी जब वहां पर थे तब कान्हा राजा था। जब रणमल जी उधर से इधर मोकल की सहायता करने आ गए थे ना, तब वहां पर कान्हा की भी मृत्यु हो जाती है और कान्हा का पुत्र है मारवाड़ में राजा था कान्हा। कान्हा की मृत्यु हो जाती है और कान्हा के बाद कान्हा का पुत्र सत्ता नाम है उसका, क्या नाम है? सत्ता। वो राजा बनता है। कहते हैं मतलब कुल मिला के ये मान लो कि सत्ता के हाथ में सत्ता थी। सत्ता के पास क्या आ गई थी? मारवाड़ की सत्ता। रणमल राठौर अभी भी राजा बनने लायक है, लेकिन बेटा है क्योंकि उधर कान्हा और कान्हा का पुत्र बन गया। अब रणमल हंसा भाई को कहता है कि मैंने भी आपकी सहायता की है, मैं जा तो रही हूं, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तो क्या हेल्प करे? आप जानते हो कि पिताजी ने कान्हा को राजा बना दिया था और कान्हा ने अब कान्हा की डेथ हो गई और कान्हा के बाद अब राजा उसका पुत्र सत्ता बन गया। हंसा भाई कहती है हाँ यार ये तो हुआ है तेरे साथ, खुद तू राजा बनने लायक था लेकिन पिताजी अब किसी रानी के प्रभाव में आ गए थे तो हो गया, अब मैं ही क्या कर सकती हूँ। रणमल जी कहते हैं कि कर तो क्या ही सकती है, लेकिन अगर तू थोड़ी सी अपनी मेवाड़ की सेना दे दे तो मैं भी वहां पर जाकर सत्ता पर आक्रमण करके सत्ता की सत्ता अपने हाथ में ले लूं। तो हंसा भाई कहती है कि यार तूने मेरी हेल्प की है तो मैं तेरी हेल्प क्यों ना करूं। और रणमल कहते हैं कि मेवाड़ से सेना लेकर जाता है और मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है, सत्ता को हरा देता है, मारवाड़ को अपने पास अपने अधीन कर लेता है। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाली जो कहानी थी अपने मारवाड़ से संबंधित थी, तो अपने ज्यादा केवल याद रखने लायक है, नोट्स बनाने लायक कुछ नहीं है। रणमल यहां से चला गया, मोकल जी बड़े हो गए। अब मोकल जी के बारे में हमें जो पढ़ना है, यहां तक की कहानी तो आपको पता होनी चाहिए कि पिताजी लाखा हंसा भाई, माता प्रथम संरक्षक चुंडा जी यहां से नाराज होकर मालवा चले जाते हैं। रणमल जी सेकंड संरक्षक और ये भी चले जाते हैं मारवाड़। अब मोकल राजा हो गया, बड़ा हो गया, तो कुछ काम करवाएगा। तो अब हम उनके मोकल के निर्माण कार्य पढ़ते हैं। थोड़ा ये टॉपिक ही ऐसा है कि सारी कहानियां उलझी पड़ी है। वैसे इतिहास पूरा ही उलझा पड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है पता नहीं है। ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, आरपीएससी की किताबें हैं, ये जो छापती है हमें वही पढ़ना पड़ता है। नहीं तो हजारों ऐसी कहानियां हैं जो मेरे को लगता है कि यार किसी राजा के बारे में आप पढ़ रहे हो और राजा की पूरी कहानी आपको पता नहीं है, तो दुर्भाग्य है। हमारे तो वैसे भी राजस्थान वालों का हर जगह दुर्भाग्य है। इतना जो विश्व का सबसे बड़ा जो इतिहास है हम लोगों का है, राजस्थान वालों का है, लेकिन कौन जानता है? मेरे को नहीं लगता है कि पूरे राजस्थान वाले भी अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। दूसरा तो दूर की बात है, अगर स्टूडेंट लाइफ में भी हम नहीं जान पा रहे हैं, आम लोग जो क्या ही जानेंगे, फिर जो राजस्थान का है वो नहीं जान पा रहा है तो फिर दूसरे तो क्या ही जानेंगे। तो इतिहास ना जानने की इच्छा रखते हैं लोग, दूसरी ये है कि उलझा पड़ा हुआ है। अगर जानने का प्रयास भी करे तो अब जैसे मोकल जैसी कहानी आ जाएगी, बीच में कहीं से मारवाड़ की कहानी आ रही है, कहीं से मेवाड़ की कहानी आ रही है, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसी कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है जो समझने पर समझ में नहीं आए, तो समझने का मन होना चाहिए। हाँ, हम वापस इधर आते हैं अपने मोकल जी पर। निर्माण कार्य किसके? मोकल जी के निर्माण कार्य। मोकल जी ने क्या क्या निर्माण करवाया था अपने मेवाड़ में, इस बारे में है। तो एक अपने बप्पा रावल वाली जो पहली क्लास थी अपने मेवाड़ के इतिहास की, उसमें मैंने बताया था कि मेवाड़ के राजाओं को एकलिंग दीवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बप्पा रावल जी ने शिव कैलाशपुरी, उदयपुर में कैलाशपुरी नाम की जगह है और वहां पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मोकल क्या करता है कि वहां पर मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? बप्पा रावल। लेकिन मोकल जो है ना, उस मंदिर के बाहर 4 दीवारी करता है, हड़ो करा हड़ो, उस 4 दीवारी को बोलते हैं परकोटा। तो मोकल एकलिंग मंदिर के परकोटा बनवाता है। एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाता है।
एक तो इसका ये निर्माण कार्य। दूसरा, चित्तौड़ में एक मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर, मैं लिख देता हूं। चित्तौड़ में एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण करवाता है, रिकंस्ट्रक्शन। वैसे तो समिदेश्वर मैंने लिख रखा है, तो फिर आप समझ ही जाओ कि पीछे जो ईश्वर आ रहा है, ये सारे मंदिर किसके हैं? महादेव जी के मंदिर है। इसका मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो अब दिमाग में जिसके भी आया कि भाई पुनर्निर्माण करवाया है, तो निर्माण किसने करवाया? तो थोड़ी सी एक कहानी है, मैं स्पीड से सुना देता हूँ, काम की नहीं है, बस दिमाग में रहे कि भाई चित्तौड़ में कोई पूछ ले किसी एग्जाम में कि समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो याद रह जाए कहानी। कहते हैं कि जब पहले मेवाड़ में कोई शक्ति कुमार नाम का राजा था। थोड़ा सा इस टॉपिक से हम अलग जा रहे हैं वापस, यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ। मेवाड़ में कोई राजा है शक्ति कुमार नाम का, मेवाड़ का राजा था उस समय कोई शक्ति कुमार। अभी तक की जो इससे ऊपर वाली जो कहानी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई मालवा का राजा कौन था? होशंग शाह था। मैंने बताया था ना कि भाई चुंडा जी उधर चले गए होशंग शाह के पास। इधर मेवाड़ में कोई राजा है शक्ति कुमार नाम का। मेवाड़ का राजा कौन है? शक्ति कुमार। इस समय मालवा का राजा, ये पीछे जा रही है कहानी, रिवाइन है, तो याद रखना कि मालवा का जो राजा है ना, मालवा का राजा है इस समय कोई मुंज परमार राजा था। तो ये परमार है, मुंज परमार। ये आक्रमण करता है शक्ति कुमार के समय में, लगभग कहते हैं कि 977 ईस्वी के समय, 977 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और शक्ति कुमार से ये मेवाड़ पर, शक्ति कुमार से मेवाड़ को छीन लेता है और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है कौन? मुंज परमार। कहते हैं कि मुंज परमार का एक भाई हुआ फिर बाद में, सिंधुराज परमार, उसका नाम था सिंधुराज परमार। एग्जैक्टली यही नाम था, सिंधुराज परमार। सिंधुराज परमार, सिंधुराज परमार का जो पुत्र था, ये है भाई, ये याद रखना कि ये मुंज परमार का भाई है। और मुंज परमार का जो सिंधुराज परमार का जो पुत्र है, इसका नाम था भोज परमार। ये जो भोज परमार है, सिंधुराज परमार का पुत्र, और मुंज ने तो आक्रमण किया था चित्तौड़ पर शक्ति कुमार के समय में 977 ईस्वी में, और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। बाद में उसका वंशज हुआ भोज परमार, जो उसके भाई का पुत्र था भोज परमार। ये चित्तौड़ में एक मंदिर का, मतलब भोज परमार था ना, इसकी एक उपाधि थी, एक उपाधि थी इसकी, त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण, क्या उपाधि थी? त्रिभुवन नारायण। इसने यहां पर अपनी उपाधि के नाम पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी उपाधि क्या थी? त्रिभुवन नारायण। और इसने यहां पर चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में जो ये त्रिभुवन नारायण मंदिर है ना, इसी का नाम पड़ गया क्या? समिदेश्वर मंदिर। अब अगर कोई पूछ ले किसी एग्जाम में कि भाई चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपके पास कहानी है कि भाई भोज परमार, मालवा का कोई राजा था मुंज का वंशज है कौन? भोज परमार। और भोज परमार की उपाधि क्या थी? त्रिभुवन नारायण उपाधि थी। और वो अपनी उपाधि के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करता है, भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। और त्रिभुवन नारायण मंदिर को बाद में समिदेश्वर मंदिर का नाम दे दिया गया है, या हम उसे समिदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ये यहां तक आपके समझ में आ गया। अब इसने और क्या निर्माण करवाया? तो ये वाली कहानी, त्रिभुवन नारायण वाला मंदिर याद रख लेना, केवल कहानी है। हम इससे आगे वापस इसके निर्माण कार्य पढ़ रहे थे मोकल के। तीसरा मोकल का निर्माण कार्य है। कहते हैं कि मोकल ने चित्तौड़गढ़ में, नहीं, ये दोनों तो चित्तौड़ में करवाया था। एक चित्तौड़ में इसने द्वारिकाधीश का मंदिर का निर्माण करवाया था। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु का मंदिर था। तो याद रख लेना कि भाई मोगल के कौन कौन से निर्माण करवाए? एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया,
समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। ये तीनों काम तो इसने किए चित्तौड़ में। ये तीनों काम कहां पर किए इसने? चित्तौड़ में। फिर उदयपुर में कहते हैं कि मोकल जी का कोई एक भाई था बाघ सिंह, मोकल जी के भाई का नाम था बाघ सिंह, और उसकी डेथ हो जाने पर इसने उदयपुर में बाघेला तालाब का निर्माण बनाया था, उसके नाम से एक पौंड बनवाया था। तो बाघेला तालाब का निर्माण करवाया। फिर मोकल की कोई एक रानी थी गौरांबिका, तो गौरांबिका की डेथ हो जाती है, तो उसकी याद में एक बावड़ी का निर्माण करवाता है उदयपुर में ही। तो रानी गौरांबिका की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया। गौरांबिका की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी क्या होती है तो आप सब जानते हैं, सीढ़ी नुमा कुआं। वह कुआं जिसमें ऊपर से नीचे जाने तक सीढ़ियां लगी होती है, तल तक जाने तक सीढ़ियां लगी होती है, उसे बोलते हैं बावड़ी। ये तो इसके बड़े बड़े से हैं। अब अपने को यहां तक का आप मतलब याद रख लेना कि भाई एकलिंग जी का मंदिर का परकोटे का बनवाता है कौन? मोकल। एकलिंग जी का मंदिर कौन बनवाता है? आपको पता होना चाहिए, बप्पा रावल ने निर्माण करवाया। समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, तो समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये भोज परमार ने करवाया। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाता है। ये तीनों काम करता है चित्तौड़ में। फिर बाघेला तालाब का निर्माण करवाया और रानी गौरांबिका की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया। ये दोनों काम करता है कहां पर? उदयपुर में। बड़ा बड़ा सा आपको ये याद हो जाना चाहिए। अब सीधी सी बात करें कि भाई कि चित्तौड़ में कोई एक तो ये पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए ये वाली कि समिदेश्वर मंदिर के बारे में जो शक्ति कुमार वाली जो जानकारी है ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई। तो एक तो हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि भाई ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई। ये तो इसकी निर्माण कार्य थे। अब मैं थोड़ा सा आपको कहानी में वापस लेकर आता हूँ कि भाई जो कहानी है वो क्या कहती है। मोकल के समय जो मैंने बताया था ना अभी कि भाई इसने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, या कोई भोज परमार नाम का राजा हुआ करता था उसके ऊपर इसने ये करवाया था। तो ये कैसे कहाँ से करवाया था इस बारे में जानकारी हमें मिलती है 997 997 ईस्वी का। पाली में कोई एक जगह है हस्ती कुंडी, जिसे हम अभी हट्टुंडी बोलते हैं, हट्टुंडी। तो पाली में एक जगह है, पाली में कोई जगह है हस्ती कुंडी। यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे हस्ती कुंडी अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख है 997 ईस्वी का। कहाँ का है? 997 ईस्वी का। और पाली में हस्ती कुंडी नाम की इससे अभिलेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख गुजरात का एक कोई राजा है धवल राठौड़, राजा है धवल राठौड़, और उसका है। तो ये अभिलेख किसका है ये याद रखना। गुजरात का राजा है कौन? धवल। धवल तो ही है ये, लेकिन कौन सा धवल? तो राठौड़ है ये, राठौड़ राजा है, धवल राठौड़। ये धवल राठौड़ जो है ना, ये कहता है इस अभिलेख में कि जब चित्तौड़ में मुंज परमार ने आक्रमण किया था तब मैंने चित्तौड़ की सहायता की थी। इसने क्या कहा था इस अभिलेख में कि जब चित्तौड़ में मुंज परमार आक्रमण किया था तब मैंने मेवाड़ की सहायता की। आप ध्यान देना कि ये बंदा ये कहाँ का है, कौन है? राठौड़ है। और सहायता किसकी कर रहा है? मेवाड़ की सहायता की। एक तो इस लाइन से दो चीजें पता चलती है कि भाई मुंज परमार ने चित्तौड़ में आक्रमण किया था। सीधा सा दिमाग में आ गया कि भाई मुंज परमार नाम का कोई बंदा है जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसने इस आक्रमण की जानकारी दी 997 ईस्वी में
लेकिन इसने यहाँ पर एक जानकारी दी थी कि 977 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, चित्तौड़ में आक्रमण किया था और मैंने सहायता की थी चित्तौड़ की, धवल ने, ये बात कह रहा है। तब इतिहासकारों ने देखा कि भाई हस्तिकुंडी अभिलेख में 977 ईस्वी में कोई एक मुंज परमार नाम का राजा है जो मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है और मेवाड़ को अपने कब्जे में ले रहा है। तो उस समय मेवाड़ का राजा कौन था, तो 977 में जब समय देखा गया तो इधर मेवाड़ का राजा हुआ करता था शक्ति कुमार। तो एक लाइन तो यहाँ पर यह काम आती है कि भाई शक्ति कुमार के समय में कोई मुंज परमार ने आक्रमण किया था। दूसरा, यहां पर मैंने एक नीचे लाइन लिखी कि भाई राठौड़, डबल राठौड़ सहायता किसकी कर रहा है, मेवाड़ की। मैंने आपको पहले अल्लट हमने जब पढ़ा था, अल्लट, उसमें मैंने आपको कोई एक अभिलेख बताया था और उस अभिलेख में मैंने कहा था कि भाई अल्लट कहता है कि मेरी अल्लट की जो माँ थी वो कौन थी, राष्ट्रकूट थी। राष्ट्रकूट का मतलब राठौड़ होता है। तो कहीं ना कहीं उस समय से ही इन लोगों के बीच में संबंध थे। इस वजह से यहाँ पर कोई राठौड़ राजा मेवाड़ की सहायता कर रहा है। तो सीधा सीधा तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई 997 ईस्वी का कोई एक अभिलेख है जो हस्तिकुंडी अभिलेख है, और वो कहाँ से मिला है, हस्तिकुंडी पाली से, जिसे हम आज के समय में हस्तिकुंडी वो बोलते हैं हडुंडी, वहां से मिला। और वो ये कोई डबल राठौड़ नाम के राजा का है और ये पूरी कहानी बताता है वो कि भाई मैंने चित्तौड़ की सहायता की थी। अब हमने इसके निर्माण कार्य पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब हम एक थोड़ा सा एक अभिलेख और पढ़ना है इसके अंदर कि भाई जो महाराणा मोकल के समय एक अभिलेख मिलता है, कहाँ से, उदयपुर से। उदयपुर में एक जगह है, वहां से हमें एक अभिलेख मिलता है महाराणा मोकल के समय। उस अभिलेख के बारे में थोड़ी सी बात कर ले हम। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, याद रहे श्रृंगी ऋषि का अभिलेख क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। 1428 ईस्वी का अभिलेख है। कौन सी, 1428 ईस्वी का। आप देखना यहाँ पर शासन पीरियड फिर से 1421 से 1433 ईस्वी है, मतलब 1428 में मेवाड़ का राजा कौन था, मोकल था। ये अभिलेख किसके समय का है, मोकल के समय का। ये अभिलेख हमें क्या जानकारी देता है, तो एक तो मैंने अभी बताया था कि निर्माण कार्य में कि भाई मोकल ने अपनी रानी गोरंबिका की याद में उदयपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो वहां पर इसने ये जानकारी दे रखी है इस अभिलेख में कि भाई बावड़ी का निर्माण गोरंबिका की याद में, रानी गोरंबिका की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया था। दूसरा हमें एक यहाँ पर जानकारी मिलती है हमीर, मैंने बताया था एक राजा हमने पढ़ा है महाराणा हमीर। महाराणा हमीर से महाराणा मोकल तक की जानकारी है इसमें, जितने भी उन्होंने अपने कार्य किए, किस राजा ने क्या कार्य किए, तो जानकारी इसमें, इस अभिलेख में ये जानकारी है कि भाई जो हमीर है ना, मोकल कहता है कि जो हमीर है उसने ईडर को जीत लिया था, उसने भीलों को जीत लिया था, उसने मालवा को जीत लिया था। फिर ये एक जानकारी इसमें एक दूसरे अपने, फिर उससे आगे एक राजा आता है क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह नाम का कोई राजा है, और उस क्षेत्र सिंह के बारे में जानकारी है कि वो भी बहुत वीर था और उसने इधर झीलवाड़ा नाम का स्थान राजसमंद में एक जगह पड़ती है, वहां पर उसने विजय प्राप्त की थी। फिर लाखाजी के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी है, इसके पिताजी है मोकल जी के, और उनके बारे में एक यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी है कि भाई हिंदुओं के 3 कहें कि भाई तीर्थ स्थान है, काशी, काशी विश्वनाथ जो हम जानते हैं, काशी, एक है प्रयागराज, प्रयागराज, और एक जगह है गया। इन 3 जगहों के कर माफ कर दिए थे किसने, लाखा ने। जो भी लोग पहले यात्रा जाते थे उनको कर देना होता था, दूसरों की टेरिटरी में निकलने का, दूसरों के राज्य में निकलने का। लेकिन लाखा जी का वर्चस्व देखोगे, उन्होंने इन 3 जगहों पर जाने वाले प्रत्येक हिंदू का क्या माफ कर दिया था, कर माफ कर दिया था। किसने किया था, लाखा जी ने। तो ये जानकारी मिलती है हमें कहाँ से, ऋषि श्रृंगी अभिलेख या श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से। फिर क्षेत्र सिंह की जानकारी मिल गई, हमीर की जानकारी मिल गई, हमीर से लेकर अपने मोकल तक की जानकारी है, लाखा जी के बारे में जानकारी है। एक यहाँ से जानकारी मिलती है कि भाई हमें मोकल जो था ना, इसने तुलादान करवाया था। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, तुलादान। क्या होता है तुलादान, तो
तुलादान का मतलब है कि भाई जो मोकल था ना, ये साल में या 6 महीने में जब भी कोई बढ़िया त्योहार आता या इसका हैप्पी बर्थडे आता था, तब ये क्या करता था, ऐसे कांटा लेता था वो तोलने का, अपना नाप तोल का। एक तरफ ये बैठता था और एक तरफ सोना चांदी जवाहरात हीरे जवाहरात रखता था। और जब इसके बराबर का, इसके वजन का जब हीरा सोना चांदी हो जाता था ना, तो उस सोने चांदी को ये दान करता था। ये चीज़ें आज भी होती है, आप सब लोग जानते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं सब लोगों को पता है। हम लोग जानते हैं जब इलेक्शन होते हैं या कोई मंत्री, नेता, एमएलए, सरपंच होता है, हम उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं या अपने एरिया में आते हैं, तो हम उन्हें कहीं संतरे से तोड़ रहे हैं, कहीं एप्पल से तोड़ रहे हैं, तो कहीं अपने केलों से तोड़ रहे हैं, संतरों से तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी है, बस फ़र्क ये वो हीरे जवाहरात, हीरा सोना चांदी इससे तोलते थे और हम अपने पास जो है उससे तोलते हैं। तो ये जो तुलादान करता था कौन, मोकल ने बहुत ज़्यादा तुलादान किया था। इसलिए यहाँ पर इसकी जानकारी है कि भाई मोकल ने कोई 21 बार तुलादान किया था। तो 21 बार तुलादान मतलब 21 बार तुला था और इसके बराबर का वजन का सोना चांदी इसने गरीबों में, प्रजा में दान किया था। तो दानीय व्यक्ति तो था ही। एक मोकल अपने बारे में भी बताता है कि भाई मैंने ईडर को जीत लिया, नहीं सॉरी, नागौर का कोई राजा है जिसको हराया था। नागौर का राजा है कोई फिरोज, नागौर के फिरोज को हराया था। फिरोज को हराया। फिर ये कहता है कि मैंने अपने क्या नाम, गुजरात का एक कोई राजा है अहमद शाह, उसको हराया। गुजरात के अहमद शाह को हराया। अहमद शाह को हराया। यहां तक की जानकारी है किसमें, श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में। आपको याद रहना चाहिए श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। मैं फिर से एक बार वापस बता देता हूं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैंने लिखवाई नहीं है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी मैंने बताई है, आप ध्यान से सुने हो। और एक बार वापस आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो कि भाई श्रृंगी ऋषि का अभिलेख मोकल के समय मिलता है, 1428 ईस्वी का है। यहाँ पर सबसे पहले जो जानकारी है वो ये है कि मोकल अपनी पत्नी है, कोई गौरिम्बिका नाम की रानी है, उसकी याद में उदयपुर में तालाब का बावड़ी का निर्माण करवाता है। फिर मैंने कहा कि इसने हमीर से लेकर अपने तक, मतलब हमीर से मोकल तक की जानकारी है। फिर ये हमीर के बारे में कहता है कि उसने इधर भीलों को, गुजरात के राजा को और मालवा के राजा को हराया था। फिर ये जानकारी देता है अगले राजा की, क्षेत्र सिंह की। क्षेत्र सिंह के बारे में ये कहता है कि ये झीलवाड़ा राजसमंद में कोई युद्ध करके आया था या झीलवाड़ा को जीत लिया था। फिर एक जानकारी मिलती है इसमें, खुद अपने बारे में जानकारी देता है कि मैंने नागौर के राजा फिरोज को हराया था और मैंने अहमद शाह, गुजरात को जो राजा है अहमद शाह, उसको हराया था। फिर ये जानकारी देता है कि भाई ये जो इस अभिलेख में जानकारी देता है कि मेरे जो पिताजी है लाखा जी, उन्होंने हिंदुओं के 3 प्रमुख त्योहार, मतलब अपने तीर्थ स्थल है काशी, गया और प्रयाग, इन तीनों का क्या कर दिया, माफ कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था, इनका कर माफ कर दिया था। तो ये जानकारी मिलती है, तो इम्पोर्टेंट है। कभी भी कोई भी पूछ ले कि भाई लाखा जी ने किन 3 तीर्थ स्थलों के कर माफ किए थे, तो वो 3 स्थल आपको याद होने चाहिए। या फिर ये कहते कि उन्होंने काशी, प्रयाग और गया के कर माफ किए लाखा जी ने। इस बात की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो भी आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये। अब एक मैंने नीचे वाली लाइन आप याद रखना, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है कि भाई गुजरात के अहमद शाह को हराया, नागौर के फिरोज को हराया। मोकल गुजरात के अहमद शाह को हराता है, लेकिन गुजरात का अहमद शाह यहां से भाग कर चला जाता है। लेकिन अब जानकारी ये कहती है कि जो मोकल है वो 1433 ईस्वी में अपने मेवाड़ में होता है और वहां से गुजरात से एक मैसेज आता है कि अहमद शाह वापस युद्ध करने के लिए आ रहा है। और अहमद शाह इस बार मेवाड़ पर बड़ी सेना लेकर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि मोकल ने पहले हराया हुआ था, इसलिए अहमद शाह युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब जब मोकल को पता चला कि कोई गुजरात का राजा जो अब भी हार के गया था वो वापस मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है, तो मोकल
आगे से, मतलब खुद कहता है कि भाई वो वहां से आए तब तक मैं उसको रास्ते में ही मिल जाऊं। तो मोकल जी इधर से सेना लेकर सामने जाते हैं, किससे लड़ने के लिए? अहमद शाह से लड़ने के लिए। तो मोकल जी यहां से सामने जाते हैं, और सामने कहां जाते हैं? झीलवाड़ा। अभी मैंने बताया था झीलवाड़ा राजसमंद में एक जगह है। झीलवाड़ा राजसमंद में जाकर अपनी सेना का कैंप बनाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया आ गया। आगे सिरोही वाला जो एरिया, वहां से पूरा गुजरात टच हो रहा है, राजसमंद गुजरात, तो उधर से ही आएगा। तो ये बीच में रास्ते में सेना लेकर बैठ गया। अब होता क्या है कि मैंने आपको बीच में अभी श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में एक राजा का नाम बताया था, क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह की कोई पासवान रानी थी। पासवान रानी का मतलब दासी। उस दासी का एक पुत्र था। दासी के दो पुत्र थे, एक था चाचा, एक था मेरा, और एक इनका कोई साथ में दोस्त था, महपा। ये पवार था तो महपा पवार। चाचा और मेरा ये दोनों भाई थे। मेरा चाचा नहीं, चाचा मेरा, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और महपा पवार इनका दोस्त थे। इन तीनों ने मिलकर, इनकी कोई आपसी रंजिश थी, किससे? मोकल से, क्योंकि ये भी राजकुमार राज परिवार से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि भले ही ये पासवान रानी के पुत्र थे लेकिन अपने आप को राजकुमार मानते थे। अब इनकी मोकल से पता नहीं कोई एक रंजिश थी, आपसी रंजिश, उसको पूरा करने के लिए इन्हें मौका मिला। कहाँ पर? झीलवाड़ा में। कहते हैं कि मोकल झीलवाड़ा में अपने कैंप में था, और रात का समय हो गया था। चाचा मेरा और महपा पवार तीनों ने मिलकर कैंप में जाकर मोकल की हत्या कर दी। क्या कर दी? मोकल की हत्या। किसकी की? मोकल की। इन तीनों ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। कैंप में जब बात बाहर आई कि भाई मोकल की हत्या कर दी गई चाचा मेरा और महपा पवार द्वारा, और अब वो इस समय मोकल के साथ में मोकल का एक पुत्र था। जब मोकल की झीलवाड़ा गया था ना अहमद शाह से लड़ने के लिए, तब मोकल के साथ में मोकल का एक पुत्र था जिसका नाम था कुंभा। आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे, कुंभा के बारे में। ये भी इनके साथ था। मोकल जी साथ में लेके गए थे कि भाई युद्ध कैसा होता है, चल तू भी देख ले। जब मोकल जी की हत्या हो गई झीलवाड़ा राजसमंद में, तब साथ में कुंभा था। कुंभा को पता चला कि मेरे पिताजी को मार दिया है चाचा मेरा महपा पवार, और अब वो मुझे भी मारने आ रहे हैं। तो कुंभा जी वहां से भाई रप्पू चक्कर, चप्पलें हाथ में ली और सीधा मेवाड़ की तरफ भाग कर आ जाते हैं। और यहाँ आके वो हंसाबाई को पूरी कहानी सुनाते हैं कि भाई उधर पिताजी का तो देवलोक गमन हो गया है, हत्या कर दी गई है। किसने की हत्या? तो चाचा मेरा महपा पवार ने। बाकी वाली सेना भी, जो सेना में से बड़े बड़े लोग थे, वो कुंभा के साथ आ जाते हैं। अब उधर सेना थोड़ी ही रह गई, और आगे सामने से कौन आ रहा है? अहमद शाह गुजरात वाला। कहते हैं कि अहमद शाह अगले दिन आक्रमण करता है, उस जगह आ जाता है झीलवाड़ा जगह पर, लेकिन मोकल इधर मर गया, कुंभा इधर भाग के आ गया। लेकिन मोकल की एक रानी थी जिसका नाम था कमलावती। मोकल की रानी थी कमलावती, और ये कमलावती युद्ध करती है किससे? अहमद शाह से। और अहमद शाह को यहां से इतनी वीरता से लड़ती है कि अहमद शाह को झीलवाड़ा से एक इंच आगे नहीं आने देती है। वापस उसे गुजरात जाना पड़ता है अहमद शाह को। तो वीर थी, लेकिन इतिहास में क्या है ना कि वीरांगनाओं को भुला दिया गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि केवल पद्मिनी ही महान या वीर रानी नहीं थी, उससे भी कई सारी ऐसी कमलावती, हजारों ऐसी रानियां हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है। कमलावती जी के बारे में तो मेरे को नहीं लगता है कि आप में से भी बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भाई कमलावती नाम की कोई रानी थी मेवाड़ की, और जो अहमद शाह गुजरात से लड़ती है उसके पति की हत्या हो चुकी थी एक दिन पहले। उसके बावजूद अगले दिन वो युद्ध करती है और वो उस युद्ध में जीतती है। अब मोकल की हत्या हो गई, कुंभा जी उधर चले गए। कुंभा छोटा वापस, फिर वही कहानी होगी कि भाई कुंभा अब राजा बनेगा। ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब मेरे को भी पता है कि ये सबसे बोरिंग टॉपिक है अपने पूरे मेवाड़ के इतिहास में, कि इसमें क्या कहानियाँ इधर से उधर उलझी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे प्रयास से चीज़ों को थोड़ा सिंपल करने का प्रयास किया। अगर आपके एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आप दूसरी बार वीडियो देखना। और
आपको लगे कि वीडियो में मैंने यहाँ पर अगर कोई पढ़ रखा है और उसको लगता है कि कुछ गलत है, तो वो अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन दे कि भाई आपने यहाँ पर गलत पढ़ा है या यहाँ से हमें समझ में नहीं आया, आप वापस यहाँ से इस तरीके से समझा दो या अच्छे से समझा दो, तो मैं अपने अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।